आज हमारी चर्चा का विषय है भारतीय संविधान अधिनियम की रीड कही जाने वाली सेक्शन 10। नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु शर्मा स्वागत करता हूं आपका मधुबन लो क्लासेज में। भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा 10 रीड क्यों कही जाती है, इसका रीजन भी आज हम आपको बताएंगे, प्लस धारा 10 क्या क्या कहती है ये भी हम आपको बताएंगे। आइए चलते हैं सेक्शन 10 की तरफ। सेक्शन 10 में क्या लिखा हुआ है? सेक्शन 10 अपने को ये कहता है वे सब करार संविदाएं हैं जो, देखो वो करार संविदाएं हैं, तो करार संविदा होगा कब? करार संविदा कब होगा? जब वह सक्षम पक्षकारों द्वारा उनकी स्वतंत्र सम्मति से, ठीक है, उनकी स्वतंत्र सम्मति से किसी विधिपूर्ण प्रतिफल या उद्देश्य से किए हों। मतलब उनकी सक्षम पक्षकारों द्वारा स्वतंत्र सम्मति से उनकी विधिपूर्ण प्रतिफल या उद्देश्य से किए गए हों और एतद द्वारा अभिव्यक्त शून्य घोषित नहीं किए गए हों। आपकी बेयर एक्ट में ये प्रोविजंस या ये लैंग्वेज कुछ अलग हट करके लिखी हुई होगी। मैंने ये लैंग्वेज अपने हिसाब से इसलिए लिखी है, उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। अभी देखो, सक्षम पक्षकारों का विवरण जो यहाँ पर दिया हुआ है, सक्षम पक्षकारों के बारे में आगे की जो धाराएं हैं भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 11 और 12 इस बारे में बताती है। भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 11 और 12 सक्षम पक्षकारों के बारे में अपने को अवगत करवाती है। और स्वतंत्र सम्मति भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 13 से लेकर के 22 तक फैली हुई है कि स्वतंत्र सम्मति कौन कौन सी होती है। 13 से 22 तक स्वतंत्र सम्मति के बारे में बताया गया है। किसी विधिपूर्ण प्रतिफल और उद्देश्य से किए हों, तो कोई भी प्रतिफल और उद्देश्य विधिपूर्ण कौन कौन से होते हैं, ये अपना सेक्शन 23 से 25, सेक्शन 23 to 25 अपने को ये बताता है। ठीक है, सेक्शन 23 to 25 एतद द्वारा अभिव्यक्त शून्य घोषित नहीं हो। देखो, कई करार जो कि विधि का प्रवर्तन नहीं रखते या पहले ही विधि ने शून्य घोषित कर रखे हैं, उन करारों की लिस्ट जो है सेक्शन 26 से लेकर के 30 तक दे रखी है अपने को। सेक्शन 26 से 30 तक वो लिस्ट अपने को दे रखी है, वहां बता रखा है। तो इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा है ताकि आप सक्षम पक्षकारों का विवरण सेक्शन 11 से 12, स्वतंत्र सम्मति 13 to 22, विधिपूर्ण प्रतिफल और उद्देश्य सेक्शन 23 to 25 देख सकें और एतद द्वारा शून्य घोषित नहीं किए गए हों, वो सेक्शन 26 to 30 तक देख सकें। आइए अब हम इनका एक संक्षिप्त रूप से थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। देखो, सेक्शन 11 अपने को कहती है कि संविदा करने में सक्षम पक्षकार कौन कौन से हैं। तो सेक्शन 11 अपने को ये बताती है कि कौन कौन से पक्षकार संविदा नहीं कर सकते, मतलब नेगेटिव क्लोज बताती है अपने को सेक्शन 11। सेक्शन 11 ये कहता है पागल व्यक्ति, दिवालिया व्यक्ति, और बच्चा, इन तीन के द्वारा संविदा नहीं की जा सकती। बच्चा यहां पर माइनर से लिया जाएगा, अंडर 18 जो वो बच्चा होगा, जो भी अंडर 18 होंगे वो बच्चों कैटेगरी में आएंगे। यहाँ पर सेक्शन 11 अपने को 3 बताती है कि ये संविदा नहीं कर सकते, लेकिन सेक्शन 12 अपने को ये बताती है, अब मैंने 11 के बारे में ये कहा था ये नेगेटिव क्लोज है, सेक्शन 12 है इसका अपोजिट है। सेक्शन 12 अपने को ये बताती है कि पागल व्यक्ति, जिसे हम स्वस्थ चित्त व्यक्ति नहीं भी कह सकते क्योंकि वो स्वस्थ चित्त नहीं होता, लेकिन सेक्शन 11 ये कहती है कि कोई पागल व्यक्ति जब जब वह स्वस्थ होता है या स्वस्थ चित्त हो जाता है तब तब वह संविदा कर सकता है। तो सेक्शन 12 एक पॉजिटिव विचारधारा रखती है। तो सेक्शन 12 भी अपने को ये बताती है कि कौन कौन से व्यक्ति कब कब संविदा कर सकते हैं। अब ये आता है स्वतंत्र सम्मति से। मैं जरा इस बोर्ड को थोड़ा खाली कर देता हूं ताकि देखने में सहूलियत रहे अपने। इतना सब कुछ ले लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बार।
ताकि आगे ठीक रहेगा अपने। अब हम चर्चा करेंगे सेक्शन 13 से सेक्शन 22 तक। देखो सेक्शन 13 अपने को यह बताता है कि कोई व्यक्ति की स्वतंत्र सम्मति कब होती है। स्वतंत्र सम्मति, सेक्शन 13 केवल अपने को सम्मति की परिभाषा देता है, ओनली सम्मति की सम्मति क्या है। सम्मति के बारे में बताता है। अब सम्मति कब होती है, सम्मति के बारे में बात करो तो इंग्लिश में एक इडम है, कंसेंस एड इडम, मतलब कोई दो पक्षकार एक बात पर एक ही भाव से सहमत होते हैं तो उसको सम्मति कही जाती है। तो यही बात सेक्शन 13 में लिखी गई है। सेक्शन 14 अपना ये कहता है स्वतंत्र सम्मति कब होती है। सेक्शन ये कहता है स्वतंत्र सम्मति ये स्वतंत्र सहमति के बारे में बताता है कि कोई भी स्वतंत्र सहमति कैसे होती है, उसी की परिभाषा डेफिनेशन क्लॉज है यहाँ पर। सेक्शन 15 अपने ये कहता है प्रोपीडन, कोर्शन के बारे में बताता है। प्रोपीडन का मतलब होता है अपने किसी परिचित को पीड़ित करके अपनी सहमति ली जाए। मान लीजिए किसी पत्नी द्वारा यह कहना कि वह आत्महत्या कर लेगी तो इसे भी पति को प्रपीड़ा माना गया, क्योंकि वह खुद की आत्महत्या कर रही है, यहां पर प्रपीड़न माना गया इसको। सेक्शन 16 अंडू इन्फ्लुएंस, असम्यक असर के बारे में बताती है। असम्यक असर का मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में होता हो। मान लीजिए आप किसी क्लिनिक गए, किसी पेशेंट को लेकर के आप क्लिनिक गए, एक्सीडेंट वाला पेशेंट था वो। जैसे ही आप क्लिनिक में गए, अंदर जाते ही डॉक्टर आपको ये कहता है कि साहब इसका तो ऑपरेशन करना जरूरी है। आप जाते ही उसको क्या कहेंगे, ठीक है डॉक्टर साहब आप ऑपरेशन कर दीजिए, चाहे उसको ऑपरेशन की जरूरत हो या ना हो, पर आपके मुंह से तो एक बार यही निकलेगा कि ऑपरेशन कर दीजिए, क्योंकि वो डॉक्टर जो है उस समय आपकी इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में है, तो इसलिए आपको यही कहना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर असम्यक असर यहाँ बताता है, असम्यक असर यहाँ पर। सेक्शन 17 अपना ये कहता है कपट के बारे में, फ्रॉड। ठीक है, कपट, कोई बात जो कि सत्य नहीं है वो जानता है पक्षकार, फिर भी किसी को कहता है तो वो कपट करना कहते हैं उसको। तो कपट करके किसी की सम्मति ली जाती है तो वो भी स्वतंत्र सम्मति में नहीं आती है। सेक्शन 18 ये कहता है दुर्व्यपदेशन, किसी व्यक्ति को भुलावे में रख करके उसकी सहमति लेना। मान लीजिए किसी पक्षकार को कहा कि तुम अपना सामान दे दो, मैं आपको धन 10 दिन बाद दे दूंगा। उस समय उसका ये रीजन रहा हो कि 10 दिन बाद में उसको कुछ भी धन नहीं देने वाला, तो उसे ये कहते हैं दुर्व्यपदेशन। दुर्व्यपदेशन कहते हैं। सेक्शन 19, अब सेक्शन 19 अपना यह बताता है कि वह स्वतंत्र सम्मति के बिना किए गए करार शून्य करणीय होते हैं। अब देखिए इसमें स्वतंत्र सहमति के बिना जो करार किए गए हैं वो सब शून्य है। प्रेसिडेंट के द्वारा किया गया करार सेक्शन 19 के तहत शून्य करणीय है। अब एक तो होता है शून्य करणीय और एक होता है शून्य करार। शून्य और शून्य करणीय करारों में अंतर क्या है आपको पता होगा। शून्य करणीय करार वो होते हैं जो एक पक्षकार की इच्छा पर शून्य हो जाते हैं, और शून्य वो होते हैं करार जो कि शुरू से ही शून्य होते हैं, वो करार शून्य होते हैं अपने। ठीक है, तो शून्य और शून्य करणीय में अंतर समझ में आ गया आपने। सेक्शन 19 के तहत सेक्शन 15 शून्य करणीय है। असम्यक असर सेक्शन 19A के तहत शून्य करणीय माना गया है। ठीक है, क्योंकि ये नया क्लोज बना है, इसमें असम्यक असर में उस व्यक्ति की साक्ष्य अधिनियम के तहत उसकी को भी साक्ष्य देना पड़ता है कि साहब मैंने उस समय उस पेशेंट की ऑपरेशन इसलिए लिखा था क्योंकि उसकी आवश्यकता थी, यदि मैं ऑपरेशन नहीं लिखता तो वह मर जाता। ठीक है, तो वहां पर उस डॉक्टर को यह अवसर दिया जाता है कि वह अपना आकर के वो असम्यक असर द्वारा शून्य करणीयता को रोक सके।
ठीक है। तो यहाँ पर कपट द्वारा सेक्शन 19 में ही ये दिया गया है कि सेक्शन 19 के तहत ही ये शून्य करणीय होगा। सेक्शन 18 में भी यही है, ये भी जो है सेक्शन 19 के तहत ही शून्य करणीय होगा। तो यहाँ पर भी शून्य करणीय यही होगा, ठीक है। यहाँ पर समझ में आया आपने? सेक्शन 19 क्लियर, सेक्शन 19A क्लियर अपना। सेक्शन 20 की तरफ चलते हैं। सेक्शन 20 अपना ये कहता है कि कोई भी संविदा जिस समय की जा रही हो उस समय यदि पक्षकारों में कुछ भूल हो, जैसे कि मान लीजिए एक गोदाम में पड़े अनाज की संविदा की जा रही है और जिस समय संविदा की जा रही है उस समय उस गोदाम में आग लग गई और माल नष्ट हो गया, ना पहले वाले पक्षकार को पता ना दूसरे पक्षकार को पता, तो दोनों पक्षकार क्या है? तथ्य की भूल में है। तो यहां पर जो संविदा होगी वो संविदा शून्य होगी वहां पर, क्योंकि जिसको लेकर के संविदा की गई है वो माल तो एट प्रेजेंट है ही नहीं, ठीक है। तो दोनों पक्षकारों की तथ्य की भूल यहां पर। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। थैंक यू।